देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटालिक नेचर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट यहां पर लिया है मैंने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, परमाणु तथा आयोनिक त्रिज्या, या इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकोचन। ओके, तो देखो बच्चों, जब हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स में सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चलते हैं तो इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती जाती है। तो इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे बच्चों कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन दिखता है ये एटॉमिक रेडियाई में कुछ इरेगुलरिटी दिखाता है। मींस आप जब एटॉमिक रेडियाई में चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई की जो वैल्यूज हैं वो रेगुलरली डिक्रीज होंगी, लेकिन टू एलिमेंट्स EU और YB इनमें थोड़ा सी इरेगुलरिटी दिखती है। बट आयोनिक रेडियाई में आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली चलेगा। मींस सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम आयन तक जो आयोनिक रेडियाई है वो रेगुलरली डिक्रीज होती है। ओके, तो यही लिखा है यहां पर कि इन लैंथेनाइड्स देयर इज रेगुलरली डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई 3+1 as the atomic number increase from cerium to lutetium। समझ गए ना कि सीरियम से जब हम ल्यूटेशियम तक चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई ये रेगुलरली क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही है। इट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी को क्या बोला गया है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Although the atomic radii do show some irregularity due to low metallic strength of EU and YB, in which 2 electrons are used in metallic bond formation। आप देखोगे कि एटॉमिक रेडियाई में जो रेगुलरिटी है वो 2 एलिमेंट्स में थोड़ी सी इरेगुलर हो गई है। और ये कौन से एलिमेंट्स होंगे? EU और YB। बाकी आयोनिक रेडियाई लगातार क्या होगी? डिक्रीज। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये मेटालिक रेडियाई ली गई है। ये क्या है यहां पर? मेटालिक रेडियाई। एलिमेंट्स की क्या है? मेटालिक रेडियाई। और मेटालिक रेडियाई की जो वैल्यू होती है ये किस पे डिपेंड करती है? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस पे डिपेंड करती है कि मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। मींस उनका जो कर्नेल बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बना है। ओके, यहां पर जो मेटालिक रेडियाई है इसमें सीरियम से लेकर और ल्यूटेशियम तक चले तो इनके जो मेटालिक क्रिस्टल है उसमें जो कर्नेल्स बने हुए हैं ये कर्नेल्स +3 आयंस के कैसे हैं? +3 चार्ज वाले। और इनमें जब चूंकि +3 चार्ज आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड में आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कर्नेल्स थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, जिससे मेटालिक बॉन्ड की या हम कहें कि जो कर्नेल की मेटालिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। बट EU में आप जाओगे और YB में तो इनमें जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके केवल NS2 या जो उनके 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वही मेटालिक बॉन्ड में आते हैं, जिसके कारण मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा वीक पड़ जाती है। और यही रीजन है कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियर डिस्टेंस वो थोड़ा सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 जगह आपको इरेगुलरिटी दिखेगी, बाकी लगभग देख रहे हैं आप सब में डिक्रीज होती जा रही है। आयोनिक रेडियाई में s इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल दिए गए हैं या फिर जो बचे d हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो 3+ आयंस में इस तरह की कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी। सभी आयंस की
जो आयनिक रेडियाई देख रहे हैं आप, लगातार क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चाहे आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो, चाहे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो, दोनों में डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ 2+ की थोड़ा ऊपर आएगी, अगर हम सबके 2+ की बनाए तो ऊपर आएगी, 4+ की बनाए तो नीचे आएगी। 2+ में हम कौन किस में मिलते हैं, ई और वाई में, 4+ सीरियम और टर्बियम में मिलते हैं, बाकी में 3+ आयंस की रेडियाई ली गई है। तो समझ गए बच्चों कि लेंथेनॉइड तत्वों में जब हम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चलते हैं तो इन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या, ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही लिखा है कि लेंथेनॉइड तत्वों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या में कमी होना लेंथेनॉइड संकुचन कहलाता है। यद्यपि परमाणु त्रिज्या में कुछ विचलन पाया जाता है, जो कि EU और YB में 2 इलेक्ट्रॉन धातु बंध में आते हैं, जिससे धात्विक बंध सामर्थ्य कम हो जाता है, न्यूक्लियस थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिससे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, और जो मेटालिक रेडियाई है धात्विक त्रिज्या वो थोड़ा सी ज्यादा होगी। बाकी एलिमेंट्स में इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आते हैं, तो इस तरह से ये रेगुलरली डिक्रीज होती है। आयनिक रेडियाई में आप देख रहे हैं लगातार डिक्रीज हो रहा है, सीरियम 3+ से चले और ल्यूटेशियम 3+ तक हम जाएं, समझ गए बच्चों। तो लगातार ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस तरह का कोई इरेगुलरिटी ऑब्जर्व नहीं होगी, क्योंकि केवल F इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। अगर 2+ की ले तो थोड़ा ऊपर आएगी, 4+ की ले तो थोड़ा नीचे आएगी, क्योंकि साइज और डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को बोला गया है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? अभी आपने देखा कि साइज हो, चाहे एटॉमिक साइज हो, आयनिक साइज हो, दोनों सीरीज में डिक्रीज हो रहे हैं, सीरियम से ल्यूटेशियम। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, इसके लिए 2 फैक्टर्स बताए गए। एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान रखें, न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक चलते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में बढ़ते हैं, और ऐसे में न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, वो लगातार बढ़ता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन के कारण ही एटॉमिक साइज क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज होती है। ओके, कि इन सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, with which attracts the new electrons toward itself means center। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज, आयनिक साइज डिक्रीज। समझ गए ना, चाहे एटॉमिक साइज हो चाहे आयनिक साइज हो, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझे बच्चों कि श्रेणी में हम जैसे आगे चलते हैं सीरियम से ल्यूटेशियम तक, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे में जो एटॉमिक साइज है या आयनिक साइज दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मतलब श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे परमाणु आकार, आयनिक आकार दोनों क्या है, घटते हैं। तो यहां तक बात समझ गए। नेक्स्ट फैक्टर होता है सील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी सेल इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में भरे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक रिपल्सन लगता है, क्योंकि वो चार्ज, सेम चार्ज वाले। तो ये रिपल्सन ही क्या कहलाता है, सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट हमेशा न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट वर्क करता है, मींस इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से दूर हटाता है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हटेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम करता है। तो ये सब मिलकर साइज को बढ़ाते हैं। तो एक न्यूक्लियर चार्ज
डिक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है साइज को। समझ गए बच्चों कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है सीधा n-2 ऑर्बिटल, तो वहां पर अंदर आके घुस रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा बाहरी इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियर चार्ज से क्या कर देगा, शील्डेड करेगा और साइज को बढ़ाएगा। तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 शेल, देन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय these incoming electrons, ठीक है, and shield these electrons from nuclear charge, as a result their atomic ionic size increases। समझ गए बच्चों कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं वो जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे भीड़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक शील्ड करता है, अंदर से इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर देता है, और ऐसे में साइज क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है। तो समझे बच्चों कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है -2 कक्षा में प्रवेश करता है, जिससे वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब वो बाहरी इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित, और अंदर के इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित करते हैं, इससे परमाणु आकार बढ़ता है। तो अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भीड़ हो गई तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया, इससे वो साइज बढ़ गई। तो ये दो फैक्टर हैं। अब हम आते हैं कि ये दोनों फैक्टर किस तरह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्टेड करते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों फैक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो साइज डिक्रीज होगी एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से, ये कम ये ज्यादा है तो साइज इंक्रीज होगी एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से। दोनों इफेक्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, तब ऐसे में साइज क्या हो जाती है, जो है डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट बनी रहती है। आप देखोगे s ब्लॉक है, p ब्लॉक है, इनमें अगर हम पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है देन शील्डिंग इफेक्ट से, ऐसे में साइज पीरियड में लगातार घटती है। और जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम और ये वाला जो है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इससे साइज में इंक्रीज होता जाता है। ओके, डी ब्लॉक में आपने देखा था ये चार्ज और ये इफेक्ट दोनों बराबर थे। पहले थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था जिससे साइज डिक्रीज हुई थी, फिर जो सीरीज है आपने देखा था बीच में दोनों इफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो गए थे, लास्ट में बढ़ गया था। तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे को लगभग काउंटर बैलेंस में रहते हैं और इसीलिए वहां साइज में कोई चेंज नहीं आता। अब यहां आया है कि एफ ब्लॉक में लगातार क्यों डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज तो इफेक्टिव होता जा रहा है बट शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और यही रीजन भी है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, n-2f ऑर्बिटल में। n-2f ऑर्बिटल एक तो न्यूक्लियस के नजदीक है देन आउटर मोस्ट सेल के, दूसरा होता है कि जो f ऑर्बिटल्स जो हैं काफी बड़ी साइज के हैं, सबसे बड़े साइज s से बड़ा p, p से बड़ा d और d से बड़ा f, और जितनी बड़ी साइज होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना कम लगेगा, मींस उसमें उतना ही कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, और ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लाएंगे और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा शील्डेड नहीं कर पाएंगे। तो f ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होने के कारण यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, बढ़ जाता है, और ऐसे में क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी, मींस न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने के कारण ही क्या है, f ऑर्बिटल्स में या हम कहें कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो पहले तो आप इसे नोट करें। तो अभी देखो बच्चों, मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट बताया। अब आता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। देखो, जब हम जो लैंथेनॉइड्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 4f ऑर्बिटल्स में। 4f जो ऑर्बिटल्स हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, काफी लार्ज एरिया में डिफ्यूज्ड रहते हैं। ऐसे में इन जो 4f
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर भी कम रिपल्सन डालते हैं, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट तो कम हो जाता है, बट एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है पर यूनिट के हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट एटॉमिक and ionic size both are decreases with increased atomic number। समझ गए बच्चों कि in lanthanoids electrons enter in n-2f orbitals on account of the very diffused shape of 4f orbitals। समझ गए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लैंथेनॉइड में वो कहां जा रहे हैं, n-2f मींस 4f, और 4f जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो काफी डिफ्यूज्ड शेप की हैं, बड़े शेप की हैं। ऐसे में क्या होगा कि the 4f electrons shield each other and outer electrons quite poorly from nuclear charge। समझ गए बच्चों, जब बड़े बड़े साइज के ऑर्बिटल्स होंगे तो उनमें रिपल्सन कम लगेगा। ऐसे में f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का जो रिपल्सन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर जो रिपल्सन है वो कम होगा, और ऐसे में ये न्यूक्लियर चार्ज से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाते हैं, कम शील्डेड कर पाते हैं। बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन यूनिटी एट ईच स्टेप। समझ गए, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट क्या नहीं बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नो कंपेरेबल इंक्रीज इन द म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा बट शील्डिंग इफेक्ट में इस तरह का कंपैरेबल इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ऐसे में क्या होगा, 4f इलेक्ट्रॉन occurs consequently the atomic and ionic radii goes on decreases from cerium to lutetium। समझ गए ना कि न्यूक्लियर चार्ज increase in one unity at each step while no comparable increase in the mutual shielding effect of 4f electrons occurs। समझ गए ना कि जिस लेवल से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उस लेवल से शील्डिंग इफेक्ट ना बढ़े, तो ऐसे में क्या रिजल्ट निकलेगा, लगातार साइज डिक्रीज होगी। और यही रीजन है कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि लैंथेनॉइड तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में एंटर हो रहा है, 4f ऑर्बिटल्स में। 4f ऑर्बिटल काफी बड़ी होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लगता है। ऐसे में 4f ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कम शील्डेड कर पाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन में आ जाएंगे और वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होता जाएगा साइज। अगर हम सीरीज में चलते हैं सीरियम से ल्यूटेशियम तक तो लगातार क्या है, नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। अब ऐसा जब नहीं होगा तो साइज लगातार क्या होगी, डिक्रीज। तो ये लिखा है कि लैंथेनॉइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करते हैं। f कक्षक अधिक विस्तृत रहता है, इससे 4f इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से कम परिलक्षित कर पाते हैं, किंतु नाभिकीय आवेश प्रति इकाई बढ़ता जाता है, जिससे बढ़े हुए नाभिकीय आकर्षण को 4f इलेक्ट्रॉन कम का परिलक्षण प्रभाव संतुलित नहीं करता और इससे दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। यहां से हम ये कहें कि सीरियम से लेकर और हम ल्यूटेशियम तक चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा हुआ है बट शील्डिंग इफेक्ट मेजरेबल चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे में साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यही रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट होता है कि कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको सीधा ध्यान रखना है इट इज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज नॉट म्यूचुअली, ठीक है, कंपैरेबल बैलेंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट इन सीरीज। बस इतना सा रखना, तो इसे आप अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्टेड करता है। इसके अलावा डी ब्लॉक की जो सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज, उनमें भी एलिमेंट की साइज को इफेक्टेड करता है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट है जो इफेक्ट पड़ता है वो है सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स।
देखो बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है सीरीज में, लेकिन जो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, एक यूनिट का, और कहीं कहीं तो लगभग सिमिलर साइज बनी हुई है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो साइज डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइज और आयनिक साइज लगभग सिमिलर होती है, और जहां सिमिलरिटी आती है साइज में, वहां केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। और यही रीजन है कि जो लेंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल केमिकली सिमिलर है, और ऐसे में इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से प्योर स्टेट में सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इनका सेपरेशन आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इन मेथड से होता है। वो नॉर्मल मेटलर्जी की मेथड यूज नहीं होती इनके लिए, जो हम आयरन, कॉपर इनके लिए यूज करते हैं। ओके, तो यही लिखा है कि सिंस द चेंज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इज वेरी स्मॉल, अगर आप एटॉमिक साइज में देखोगे तो 165 से 156 तक ही हुआ है। देखा जाए तो ये 10 पिकोमीटर का, ये किसमें डिस्टेंस है, पिकोमीटर में, समझ गए ना, ये है। और आयनिक साइज देखो 102 से 86 पिकोमीटर। तो ये जो साइजेस डिफरेंसेस हैं सीरीज में, ये बहुत कम है, और ऐसे में देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, क्वाइट सिमिलर है। और ये रीजन किसका है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट, और यही रीजन है कि इन एलिमेंट्स को प्योर स्टेट में सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इनका सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, आइंस्टाइन मेथड और क्रोमैटोग्राफी। तो समझिए बच्चों कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिक्रीज तो होता है साइज, चाहे वो एटॉमिक हो या आयनिक, लेकिन ये डिक्रीज बहुत कम होता है। ऐसे में इनकी जो साइज है सीरीज में लगभग सिमिलर बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो कितनी से 165 से 156 पिकोमीटर तक ही डिक्रीज हो रही है, आयनिक रेडिया 102 से 86 पिकोमीटर तक डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह का जो डिक्रीज आता है ये बहुत कम है, और इस कमी के कारण इनकी साइज बराबर है और इनमें केमिकल नेचर बिल्कुल सेम होता है। और यही रीजन है कि अगर एक साथ मिले हैं, इनके कोर्स में है, तो इनका सेपरेशन बहुत कठिन होता है। तो ये लिखा है कि इन तत्वों के परमाणु आकार 165 से 156 पिकोमीटर तक चेंज होते हैं, आयनिक आकार 102 से 86 पिकोमीटर तक में बहुत कम अंतर आता है, ठीक है। इससे इनके रासायनिक गुण लगभग समान है, इससे इनको शुद्ध अवस्था में पृथक करना बहुत ही कठिन है। इनको प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, आयन विनिमय और क्रोमैटोग्राफी, इन मेथड से सेपरेट करते हैं, समझ गए ना। क्योंकि आयन केमिकली कितने भी सिमिलर हो, लेकिन फिजिकली या उनका एब्जॉर्प्शन पावर कुछ ना कुछ डिफरेंस रखता है। ओके, तो पहला इफेक्ट तो ये है। सेकंड इफेक्ट में आ जाए सिमिलरिटी इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। अभी मैंने आपको जब ट्रांजिशन सीरीज पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जो फर्स्ट से सेकंड सीरीज में जाते हैं तब तो साइज बढ़ती है, बट सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के, और यहाँ तक कि डिक्रीज भी हो गए हैं। इसका रीजन ये है कि सेकंड और थर्ड सीरीज के बीच में कौन आ गए हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और यहाँ पर लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर जो साइज बढ़नी चाहिए या बढ़ रही है, उस साइज को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देता है, काउंटर बैलेंस्ड कर देता है। मींस जितना बढ़ना चाहिए था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उतना घटा दिया, तो जो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज लगभग क्या बनी रहेगी, सिमिलर रहेगी, मींस उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यही लिखा है, समझ गए बच्चों, कि जो हम सिमिलरिटी देखते हैं एटॉमिक और आयनिक साइज किसमें, फर्स्ट और सेकंड सीरीज एलिमेंट्स में, तो साइज ऑफ एटम्स, आयंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अब ये पढ़ चुके हैं हालांकि, फिर भी यहां बता देता हूं, बिकॉज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स जो है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कम इन बिटवीन, ठीक है, दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, द साइज डिक्रीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, counterpart increase in size from first to second series and size not altered in group। समझ गए बच्चों कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो साइज डिक्रीज हो रही है वो ग्रुप में इंक्रीज होने वाली साइज को टोटली क्या कर देती है, काउंटर बैलेंस्ड कर देती है, मींस संतुलित कर देती है, जिसके कारण एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो साइज में चेंज नहीं आता। समझ गए बच्चों, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की सेकंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग समान है, क्योंकि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार में कमी वर्ग में सेकंड और थर्ड श्रेणी के आकार में वृद्धि को पूर्णतः संतुलित
संतुलित कर देती है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूं, पहले आप इसमें नोट करें। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि सेकंड और थर्ड सीरीज में और थर्ड से फोर्थ सीरीज में क्या चेंज आता है। तो देखो स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, इनके बीच में कोई लैंथेनाइट्स नहीं आते, तो इनकी साइज तो आप देख रहे हैं लगातार इंक्रीज हो रही है। स्कैंडियम से बड़ा साइज इट्रियम, इट्रियम से 168, लैंथेनम। बट टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में चले तो टाइटेनियम से जर्कोनियम तक तो बढ़ा है साइज, क्योंकि यहाँ कोई लैंथेनाइट्स नहीं है। लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम के बीच में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाते हैं, लैंथेनाइट्स। समझ गए ना, आप देखोगे ये है 57 और ये है 72, तो यहाँ पर ये लैंथेनाइट्स आ जाते हैं। सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक। तो ये जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, तो जितना साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है उतना साइज डिक्रीज हो गया, तो ये और ये साइज लगभग बराबर और बल्कि उनका डिक्रीज हो गया, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का सीधा फर्स्ट इफेक्ट हाफनियम पर ही पड़ता है। यहां चले जाए तो यहां भी वही है, यहां से यहां साइज इंक्रीज हुई है, ओके, पहले इंक्रीज है, फिर यहां पर बराबर है 134 134। तो इस तरह से पूरी सीरीज में अगर आप चलोगे तो यहां पर सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स की साइज में सिमिलरिटी का रीजन है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कई बार आता है जैसे हाफनियम की साइज किसके बराबर होगी या नियोबियम की साइज टैंटेलम के बराबर है, इसका रीजन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो वो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड LnOH होल थ्राइस की क्षारीय सामर्थ्य, मींस कोई भी मेंबर सीरियम से लेके और ल्यूटेशियम तक जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, हमें उनकी क्षारीय सामर्थ्य बताना कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान रखें कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, उसमें उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा और उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। जितना आयनिक कैरेक्टर होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। समझ गए ना। और हम जानते हैं कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज पोलराइजिंग पावर ऑफ M3+ आयंस एंड इंक्रीज देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज फ्रॉम सीरियम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे आप साइज डिक्रीज होती जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी कैटायंस की, जिसके कारण इनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। मींस सीरियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस और ल्यूटेशियम सबसे वीकेस्ट बेस होगा लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स में। समझ गए बच्चों कि लैंथेनाइट संकुचन से M+3 आयनों की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है और क्षारों की सामर्थ्यता इस क्रम में घटेगी। क्यों? क्योंकि पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता ज्यादा तो कोवैलेंट नेचर ज्यादा तो क्षारीयता कम होती है, ये ध्यान रखना है। फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन या 1 या 2 या 3 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वही तो आयनन एनर्जी है, और जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनन एनर्जी। तो आयनन एनर्जी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, तो आयनन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना है। क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से साइज छोटी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जैसे हम यहां देखें सीरियम से सीरियम 3+ बनाने में 3512 किलो जूल पर मोल है, जबकि ल्यूटेशियम तक जाए तो ल्यूटेशियम 3+ बनाने के लिए 3898 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। तो देख रहे हैं अपनी सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, मतलब यहां पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है, सीरियम टू ल्यूटेशियम, और बेसिसिटी की बात की गई हो तो ये डिक्रीज हो रही है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। फिर आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी इलेक्ट्रोड को जब उसके एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए आयन के, तो वो चार्ज होता है, उस चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर साइज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाने से एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर कम हो जाएगा, और ऐसे में रेडॉक्स पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू कम होगी। जैसे सीरियम के लिए -2.48, ल्यूटेशियम में कितना है -2.5। आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सॉरी इनके रिड्यूसिंग नेचर को अगर हम कहें, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट जो होता है बच्चों, ठीक है, जो तत्व का
अपचायक गुण आप जानते हैं, जो अपचायक गुण है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका साइज के, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई रिडॉक्स, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जो रिड्यूसिंग नेचर आप देख रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ, ठीक है, लैंथेनॉइड्स डिक्रीज होगा विद, ठीक है, ये जो है डिक्रीज कैसे हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर जो है डिक्रीज फ्रॉम, ऐसे ध्यान रखना है, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है रिडॉक्स पोटेंशियल की वो क्या हो रही है, डिक्रीज। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा रिड्यूशन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सीरियम टू ल्यूटेशियम। तो ये सब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ही इफेक्ट है। तो ये कुछ इफेक्ट थे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो है लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसके अलावा आप देखोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनकी जो एटॉमिक साइजेस हैं उनकी जो रेगुलरिटी वेरिएशन की है वो भी इफेक्टेड होती है। पी ब्लॉक में चले जाओ, लास्ट मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां डिक्रीज होनी थी वहां इंक्रीज हो जाती है, जहां साइज इंक्रीज होनी थी वो डिक्रीज हो जाती है, जहां में बेसिक नेचर आना था वहां एसिडिक नेचर। तो ये सारे इफेक्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होते हैं। तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं या उनके जो आयंस हैं उनके कलर नेचर में। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मींस ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कलर नेचर शो करते हैं, जस्ट ऐसा ही कलर नेचर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में मिलता है। उनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में डी ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। जस्ट ऐसा ही इनमें भी F अगर कक्षक जो है ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें भी F ट्रांजिशन होता है जिसके कारण कलर आता है। मींस इनका जो कलर है वो FF ट्रांजिशन के कारण होता है। एस लैंथेनॉइड आयंस जिनमें Fn और F14-n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उनके कलर सेम होते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। समझ गए बच्चों कि यही मैंने लिखा है कि many lanthanide ions are there and their compounds are colored in solid as well as solution। समझ गए ना कि सॉलिड में और सॉल्यूशन में कलर्ड होते हैं ड्यू टू पार्शियली फिल्ड f orbitals which show ff electronic transition in the presence of visible light। कि विजिबल लाइट में ff ट्रांजिशन मिलता है। The lanthanide ions having Fn, n मतलब नंबर है कुछ, और F14-n, आप जितना n की वैल्यू 14 से माइनस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो सेम कलर बिकॉज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि इनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है f ऑर्बिटल्स में तो कलर भी सेम होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनके कलर में। इनका कलर होता है कि इनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड तो सेम कलर होते हैं। तो समझ गए बच्चों कि अधिकतर लैंथेनॉइड आयन और इनके यौगिक ठोस अवस्था में विलयन में रंगीन होते हैं क्योंकि इनके f कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दृश्य प्रकाश में ff संक्रमण दर्शाते हैं। लैंथेनॉइड आयन जिनमें Fn और F14-n विन्यास होगा उनके रंग समान होंगे। अब मैं बता दूं पहले कि कलरलेस कितने होंगे। तो देखो F0 हो जैसे सीरियम 4+, F7 हो गैडोनियम 3+, F14 हो इटर्नियम ल्यूटेशियम, इनमें कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कलरलेस है बिकॉज़, ठीक है, नो FF ट्रांजिशन पॉसिबल। ध्यान रखें चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए चाहे वीक लिगेंड आ जाए FF ट्रांजिशन नहीं होगा। ये है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस के जैसे प्रोमीथियम 3+, Tm3+, इनमें 2, इसमें 12, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब की वैल्यू 2 है। इन दोनों के कलर ग्रीन है। जस्ट ऐसा ही Sm3+, Dy3+, इसमें 5, इसमें 9, आप दोनों में देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे, इन दोनों के कलर येलो हैं। ऐसे ही इनमें देखोगे 3 और 11 तो n की वैल्यू 3 पिंक, ऐसे इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके भी कलर सेम है। अब आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं f ऑर्बिटल में तो वो कलर्ड हो। कलर नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही मिलता है इनका। समझ गए बच्चों, वीक लिगेंड्स आ जाए तो इनके f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनमें कोई कलर नहीं आता, ये कलरलेस होते हैं। रीजन क्या है?
कि डी ऑर्बिटल, आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका जो डी ऑर्बिटल है वो पेरिफेरल है, मतलब एटम में बाहर की तरफ है, और बाहर में वो होने के कारण वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण ही डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है और एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और इस तरह से फिर उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो लैंथेनॉइड्स हैं या एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड पर्टिकुलर देखें तो लैंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल काफी अंदर धंसा हुआ है, वो कम डिफ्यूज्ड है, जितना 5f डिफ्यूज है उतना नहीं है, मतलब फैलाव उसका उतना नहीं है। ऐसे में वो एनवायरमेंटल जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट है लिगेंड्स का, उनसे कम इफेक्टेड होता है, जिसके कारण f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती। मींस जिस तरह d ऑर्बिटल स्प्लिट होता है वैसा f ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता। यही मैंने लिखा है कि सम ऑफ m3+ आयन लैंथेनॉइड आर कलरलेस ऑल्दो हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों, बहुत सारे ऐसे लैंथेनॉइड्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो कलरलेस है, बिकॉज़ 4f ऑर्बिटल लाई टू डीप इन एटम। जैसे आप देख रहे हैं 7 होने के बाद भी कलरलेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4f ऑर्बिटल काफी अंदर धंसा हुआ है, नॉट इजीली इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या एनवायरनमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ लिगेंड्स, या जो भी स्पीसीज हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। एज अ रिजल्ट f ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नॉट टेक प्लेस इन वीक लिगेंड फील्ड। समझ गए बच्चों कि वीक लिगेंड फील्ड में f ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा, और जब d ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा, मींस डिजनरेट ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, वो जनरेट नहीं होंगे, और ऐसे में dd ट्रांजिशन पॉसिबल, ff ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, और यही रीजन है कि कलरलेस। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है कि ये आयन f ब्लॉक का है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी कलरलेस है, तो उसका रीजन सीधा सा है कि f ऑर्बिटल काफी डीपली है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड नहीं होते। जबकि मैंने आपको d ब्लॉक बताया कि d ब्लॉक जल्दी अफेक्टेड होता है, लेकिन f ऑर्बिटल्स इस तरह से अफेक्टेड नहीं होते। तो समझ गए बच्चों कि कुछ m3+ लैंथेनॉइड रंगहीन है, यद्यपि इनमें अयोनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 4f कक्षक परमाणु में काफी अंदर होता है, जिससे वह बाहरी वातावरण के इलेक्ट्रॉन से कम प्रभावित होता है, और ऐसे में अनुक्रिया नहीं होती, और 4f कक्षक का ध्रुव लिगेंड से स्प्लिटिंग नहीं होता, विपाटन नहीं होता। लिगेंड से हम यहां लिखेंगे विपाटन नहीं होता। ये इसका रीजन है कि मोस्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड। इट इज ड्यू टू 4f orbital not easily affected by electronic involvement of external field। बस इतना सा ध्यान रखना। तो इसे अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं और ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।